Hello students, in today's lecture on nuclei for class 12, we shall have discussion on nuclear fission and fusion. First we try to know the meaning of nuclear energy. As you already have seen in the discussion of previous topics that nuclear energy is nothing but it is the energy which is released in a nuclear reaction. और न्यूक्लियर रिएक्शन शायद आप जानते होंगे, जैसे कि एक यूरेनियम 235 है और 92, इससे जब हम अल्फा डीके कर दें, इसका यदि हम अल्फा डीके कर दें तो एक नया न्यूक्लियाई बन जाता है थोरियम 90 और 231 ये बन जाता है। यहाँ पर 238 है, ये 90 to 238 और ये 238 है तो 234 हो जाएगा। ये थोरियम बन जाता है, प्लस क्यू वैल्यू आता है। यानी जहाँ पर नया एलिमेंट बनता है, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर नया एलिमेंट बनता है उसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। एक आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में यदि आप देखें केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट नहीं बनता। जैसे एग्जांपल लें H2 प्लस O2 और ये बन जाता है 2H2O है या नहीं? H2 और O2 मिलकर के पार्टनर बनाते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जब इस यूरेनियम का डीके हुआ थोरियम में, जब ये कन्वर्ट हुआ तो नया एलिमेंट जो बना वो थोरियम बना अल्फा डीके से। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है। इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में होती है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये जो एनर्जी क्यू है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बीच। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट बनता है, जबकि केमिकल रिएक्शन में कुछ नया एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इससे अल्फा डीके हुआ यूरेनियम का, तो यहाँ मास नंबर जो है 4 से रिड्यूस हो गया। तो ये मास कहाँ गया? ये मास जो है कन्वर्ट हो गया एनर्जी में और वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ। इसे ही हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर मास। ये जो न्यूक्लियर मास, जो मास नंबर जो कन्वर्ट हुआ है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर मास इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। इन न्यूक्लियर मास का कन्वर्जन एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी जो कि न्यूक्लियर मास के कन्वर्जन से प्राप्त हो रही है, उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये न्यूक्लियर एनर्जी है। अब न्यूक्लियर फिजन एक न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस है। सिमिलरली न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो हम अब जानेंगे कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। जब एक हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है अलोंग विद इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जब ये स्प्लिटिंग होगा, जब हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है और साथ में इनॉर्मस यानी बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजन। जैसे कि यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है, 92 है। इस पर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, इस पर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो बनता है 92 यूरेनियम 236। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट जब इस पर की, न्यूट्रॉन जब इसने एब्जॉर्ब किया तो ये बन गया न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है कैसा है? ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। कैसा है? अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस। और अनस्टेबल न्यूक्लियस का क्या होता है आप जानते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियस का स्पॉन्टेनियस डीके होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 और मास नंबर 144, वहीं क्रिप्टॉन का 89 और 89 के साथ ये क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। और कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं यहाँ पर?
यहाँ न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी रिलीज नहीं, प्रोड्यूस हुए, जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए वो उनका नंबर कितना है 3, 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें एक न्यूक्लियाई से दूसरा न्यूक्लियाई हमें मिल रहा है। यूरेनियम का स्प्लिटिंग हुआ, यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियाई है। कैसे कह सकते हैं कि ये हैवी न्यूक्लियाई है? इसका मास नंबर देखिए, ये हैवी न्यूक्लियाई है और ये लाइटर न्यूक्लियाई में टूट गया है। 2 लाइटर न्यूक्लियाई हमें इससे मिले और साथ में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। ठीक है। वैसे ही जो फ्यूजन है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि फ्यूजन में हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन, यूरेनियम का फ्यूजन होगा तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। फ्यूजन यहां पर लिख सकते हैं आप, फ्यूजन does not always produce barium and krypton ए डिफरेंट, हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए डिफरेंट पेयर कैन बी प्रोड्यूस्ड, ए डिफरेंट पेयर कैन बी प्रोड्यूस्ड, दूसरा पेयर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम यूरेनियम 235 पर, ये लीजिए यूरेनियम 235 92, और इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई में बदला। ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई यूरेनियम 236 92, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई एंटीमोनी Sb, एंटीमनी जिसका एटॉमिक नंबर 51 और मास नंबर होता है 133, और नायोबियम जिसका एटॉमिक नंबर है 41 और मास नंबर है 99। ठीक है। और साथ में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, वो 4 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं? 4 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहले क्या था, बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन अभी एंटीमनी और नायोबियम के साथ यूरेनियम किसमें स्प्लिट हुआ? एंटीमनी और नायोबियम में, और साथ में 4 न्यूट्रॉन निकले। पहले 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, अभी 4 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये भी एक न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसके अलावा भी यूरेनियम का फ्यूजन जो है इस तरीके से भी हो सकता है। 235 92 इससे बना ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई 236 92, और ये ब्रेक हो जाएगा जिनॉन और स्ट्रोंसियम में। जिनॉन और स्ट्रोंसियम में ब्रेक होगा। जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 और मास नंबर 140, स्ट्रोंसियम का एटॉमिक नंबर 38 और मास नंबर 94, और साथ में निकलते हैं 2 न्यूट्रॉन। साथ में कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपने देखा हर बार जो न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग नंबर हो रहा है। बेरियम क्रिप्टॉन में जब ये स्प्लिट हुआ तो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे, एंटीमनी और नायोबियम में जब ये स्प्लिट हुआ तो 4 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, और जब जिनॉन और स्ट्रोंसियम में ये स्प्लिट हुआ तो 2 न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, द एनर्जी रिलीज्ड इन दीज प्रोसेसेज, ठीक है, जो अभी मैंने आपको 3 रिएक्शन बताई न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी जिसको आप क्यू वैल्यू भी कह सकते हैं, इन द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर की होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजनिंग न्यूक्लियस। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। यहाँ पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी, जो भी क्यू वैल्यू यहाँ पर आएगी, वो क्यू वैल्यू कितनी होगी? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होगी। क्यू की वैल्यू लगभग कितनी होगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ऑर्डर की एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी जब एक हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में ही हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसे चेन रिएक्शन कहते हैं, जिसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। किस में करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। देखिए चेन रिएक्शन में क्या होता है, चेन रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूं। ये है यूरेनियम,
यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो ये यूरेनियम जो है स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो गया। ये क्रिप्टॉन में टूटा और ये वेरियम में टूटा। ठीक है, वेरियम और क्रिप्टॉन में ये स्प्लिट हुआ, कौन? यूरेनियम। इसका फ्यूजन हो गया, स्प्लिट हो गया, और साथ में कितने न्यूट्रॉन्स निकले? साथ में न्यूट्रॉन्स निकले 3। साथ में न्यूट्रॉन्स कितने निकले? 3, 1 2 3। और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं ये, और जो आगे यूरेनियम मिलेंगे उनको स्प्लिट करेंगे। ये यूरेनियम को स्प्लिट करेंगे और फर्दर आप देखिए ये यूरेनियम, ये वेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट होगा और साथ में ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा 1 2 3। ये 3 न्यूट्रॉन इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे और ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम को स्प्लिट करेंगे, यूरेनियम को स्प्लिट करेंगे और फिर एक वेरियम, एक क्रिप्टॉन, ये वेरियम, ये क्रिप्टॉन और साथ में एक न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 3 यूरेनियम को स्प्लिट करेंगे। इस तरीके से यहां पर होता चला जाएगा। ये वेरियम, ये क्रिप्टॉन और साथ में 3 न्यूट्रॉन यहां पर निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले। जैसे ये भी वेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट होगा, वेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट होगा और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ऐसे ये यूरेनियम भी, जब इस यूरेनियम की स्प्लिटिंग होगी तो वेरियम और क्रिप्टॉन में होगी। किसमें होगी? वेरियम और क्रिप्टॉन में होगी और साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन। कौन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन निकले। इन 3 न्यूट्रॉन्स ने क्या किया? 3 यूरेनियम को ब्रेक किया। 3 यूरेनियम को ये फर्दर स्प्लिट करेंगे तो वही प्रोसेस होगा, वेरियम और क्रिप्टॉन और साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन, साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन। यहां भी यही होगा, वेरियम और क्रिप्टॉन, वेरियम और क्रिप्टॉन और साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन, साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी होगा, वेरियम और क्रिप्टॉन और साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन, साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से ये स्प्लिटिंग होगी। आप देख रहे हैं 3 न्यूट्रॉन है तो ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम को ब्रेक करेंगे, ये वेरियम, ये क्रिप्टॉन। ठीक है, और साथ में निकलेंगे यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे हैं 3 न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 से 9 और 9 से 27 निकलेंगे। 9 से कितने निकलेंगे? 27 निकलेंगे, क्योंकि ये भी तो और 3 यूरेनियम को ब्रेक करेंगे फर्दर, जैसे कि ये हुआ। तो 3 न्यूट्रॉन से निकलेंगे 9 न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन का नंबर है 3 से 9, 9 से कितने? 27, 27 से कितने? 81, 81 से कितने निकलेंगे? 243। इस तरीके से ये चेन रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और यदि ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है तो ये कहलाता है एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन, और यदि ये कंट्रोल्ड है तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो always we should go for constructive use, never we should think about the destructive use of the chain reaction. So ये है चेन रिएक्शन। इसमें एक चेन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, आप जान रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, चेन रिएक्शन क्या होता है? इन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो 3 से 9 न्यूट्रॉन, 9 से 27, 27 से 81 जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस प्रोसेस में इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग किस ऑर्डर की एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। These newly produced neutrons can cause further fusion of more nuclei। जो नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं ये और न्यूक्लियाई को फ्यूजन करेंगे, उनको स्प्लिट करेंगे और ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा एंड द नंबर ऑफ फ्यूजन्स टेकिंग प्लेस एट ईच स्टेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। और जो नंबर ऑफ फ्यूजन है वो हर स्टेज पर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और किस रेट पर? फास्ट रेट पर इंक्रीज होता जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन।
अगर ये इंक्रीज हो गया, कंट्रोल नहीं किया, तो ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म होगा, और अनकंट्रोल्ड फॉर्म तो एटम बॉम्ब होता है, आप जानते हैं। एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन में इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलती है। यदि इसलिए हमें कभी भी अनकंट्रोल्ड फॉर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें कंट्रोल्ड फॉर्म के बारे में सोचना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। तो ये है चेन रिएक्शन। अब देखिए, इफ ओनली वन न्यूट्रॉन इज अवेलेबल टू कॉज फर्दर फ्यूजन, यदि आगे एक न्यूट्रॉन, जैसे एक न्यूट्रॉन ने बम्बार्डमेंट की, और यदि हम इसको इस तरीके से कंट्रोल करें कि एक ही न्यूट्रॉन हर बार प्रोड्यूस हो, एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट किया, एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, तो जब एक न्यूट्रॉन अवेलेबल है फ्यूजन के लिए एट ईच स्टेज, देन ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इफ ओनली वन न्यूट्रॉन इज अवेलेबल टू कॉज फर्दर फ्यूजन, यदि प्रत्येक फ्यूजन में हर बार जो स्प्लिटिंग हो रही है, यदि उसके लिए केवल और केवल एक न्यूट्रॉन अवेलेबल है, तो हम ऐसी रिएक्शन को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहेंगे, सस्टेन्ड चेन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये है चेन रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करेंगे इसी चेन रिएक्शन में एक फैक्टर हम डिफाइन करते हैं, रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्या डिफाइन करते हैं? रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर होता क्या है? रिप्रोडक्शन फैक्टर जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेशो होता है किसका? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ लॉस या सप्लाइड, है ना, रेट ऑफ लॉस या सप्लाई, सप्लाई कह सकते हो, कितना आपने सप्लाई किया फ्यूजन के लिए ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इनका जो रेशो होता है ये कहलाता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब इसमें तीन केसेज हो सकते हैं। इफ k इज इक्वल टू 1, यदि ये केस है, इफ k इज इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या होगा? यदि k इज इक्वल टू 1 है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन के। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा। और जब ऐसा केस हो जाएगा तो उस केस में मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल, ऐसे केस में जो मास होगा किसका? फिजनेबल मटेरियल। फिजनेबल मटेरियल कौन है? फिजनेबल मटेरियल है यूरेनियम। ठीक है, ये उसका जो मास होगा, ये मास जाना जाता है किस नाम से? क्रिटिकल मास के नाम से, क्रिटिकल मास के नाम से जाना जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्रिटिकल मास? मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल व्हेन k इज 1 मींस द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड, सस्टेन्ड कह सकते हो आप इसमें, क्योंकि जितनी सप्लाई हो रही है उतने ही मिल रहे हैं। तो चेन रिएक्शन इस केस में क्या हो जाएगी? इस केस में जो चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन कैसी हो जाएगी? सस्टेन्ड। सस्टेन्ड चेन रिएक्शन है, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, सस्टेन्ड, सस्टेन्ड होगी, कांस्टेंट। ठीक है, सस्टेन्ड चेन रिएक्शन होगी, कंट्रोल आप कह सकते हो, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। ठीक है, और इस केस में जो मास है फिजनेबल मटेरियल का वो क्रिटिकल मास कहलाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें इफ k इज ग्रेटर देन 1, यदि k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा किससे? रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन या सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जो न्यूट्रॉन आप सप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो उस केस में चेन रिएक्शन कैसी हो जाएगी? अनकंट्रोल्ड यानी एक्सिलरेटेड हो जाएगी चेन रिएक्शन। इस केस में चेन रिएक्शन कैसी होगी? चेन रिएक्शन इस केस में एक्सिलरेटेड होगी, एक्सिलरेटेड होगी यानी स्पीड बढ़ती चले जाएगी, रेट बढ़ती चली जाएगी, और ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी? अनकंट्रोल्ड फॉर्म होगी चेन रिएक्शन की। लेकिन थर्ड केस में यदि हम बात करें k का वैल्यू लेस देन 1 है, k का वैल्यू लेस देन 1 है, और जब k का वैल्यू लेस देन 1 है तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन जब k का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन कम हो जाएगा किससे? रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन या सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन,
रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन और सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन से कम हो जाएगा, और इस केस में जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाएगी। इस केस में जो चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन कैसी कहलाएगी? कंट्रोल्ड फॉर्म कहलाएगी, कंट्रोल्ड होगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाएगी इस केस में। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। के की वैल्यू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन के रेशो के बराबर होती है। के का वैल्यू 1 है तो रिएक्शन सस्टेन्ड होगी, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होगी, और के का वैल्यू लेस देन 1 है तो रिएक्शन कंट्रोल्ड होगी। और जब के का वैल्यू 1 होता है तो उस केस में मास ऑफ फिजिबल मटेरियल क्रिटिकल मास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे इसका कंस्ट्रक्टिव यूज, किसका? चेन रिएक्शन का। और चेन रिएक्शन का कंस्ट्रक्टिव यूज है न्यूक्लियर रिएक्टर। चेन रिएक्शन का कंस्ट्रक्टिव यूज क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस इन विच न्यूक्लियर फ्यूजन इज मेंटेन्ड एज ए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एक ऐसी डिवाइस जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल्ड फॉर्म में करवाया जाता है, एंड इट वाज फॉर्मली नोन एज एटॉमिक पाइल, और पहले इसको एटॉमिक पाइल के नाम से जाना जाता था। न्यूक्लियर रिएक्टर को ही हम पहले एटॉमिक पाइल के नाम से जानते थे। ठीक है, और इसमें हम चेन रिएक्शन करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड होता है। कैसे होता है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन मेंटेन किया जाता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के द्वारा। यानी यहाँ पर हम न्यूक्लियर फ्यूल को फ्यूजन करके, न्यूक्लियर फ्यूल का फ्यूजन करके, पानी को गर्म करके, स्टीम बना करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से इस न्यूक्लियर रिएक्टर का ये एक चेन रिएक्शन का कंट्रोल्ड फॉर्म है जो कि कंस्ट्रक्टिव यूज है। अब एटॉमिक पाइल या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत होती है। नंबर 1 होता है फिजिबल मटेरियल, यानी जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233 ये फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, 233, यूरेनियम 233 ये न्यूक्लियर फ्यूल है, ये फिजिबल मटेरियल है जिसका फ्यूजन होगा, इसे ही हम फ्यूल कहते हैं। तो यूरेनियम 235 ध्यान रखिएगा, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233 ये फिजिबल मटेरियल है। अब एक है होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि स्पीड जब तक कंट्रोल नहीं होगा न्यूट्रॉन्स का तब तक वो रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो सकती। तो टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए किसमें? फ्यूजन में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हमें मॉडरेटर्स का यूज करना होता है। और मॉडरेटर्स के रूप में हम जनरली ग्रेफाइट का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, या हैवी वाटर का यूज करते हैं। वाटर का मतलब तो H2O हो गया, ठीक है, H2O, या हैवी वाटर D2O। ठीक है, इनका यूज हम करते हैं ग्रेफाइट वाटर और हैवी वाटर। ग्रेफाइट वाटर और हैवी वाटर ये ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल मॉडरेटर्स के रूप में, यानी न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट में यदि हम बात करें तो कंट्रोलर है। कंट्रोलर के रूप में चेन रिएक्शन को आपको कंट्रोल करना होगा, और चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यानी चेन रिएक्शन की रेट को स्टडी करने के लिए, ठीक है, स्टडी कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द स्टडी रेट, स्टडी STEADY स्टडी कांस्टेंट रेट, ठीक है, STEADY यानी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रेट करने के लिए किसकी? फ्यूजन की रेट को कांस्टेंट करने के लिए यानी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलर का यूज करना होगा। और कंट्रोलर के रूप में जो कंट्रोल मटेरियल होता है वो होती है कैडमियम रॉड्स। कैडमियम रॉड्स का हम यूज करते हैं कंट्रोलर की फॉर्म में। कैडमियम रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जितनी ज्यादा होंगी जो है उसी के अकॉर्डिंग, अंदर कितनी है या बाहर कितनी है उसी के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है, उसका स्पीड मेंटेन होगा। कूलेंट की यदि हम बात करें, क्या होता है कि जब चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी दीवारें बहुत गर्म हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए कूल करने के लिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए
हमें कूलेंट का यूज करना होता है, और कूलेंट के रूप में हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इनका यूज करते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कोस्टल एरियाज में होते हैं, जहां पर पानी जो है इनॉर्मस अमाउंट में अवेलेबल हो। वाटर कंटिन्यूसली वहां पर अवेलेबल होना चाहिए और इनॉर्मस अमाउंट में होना चाहिए, इसलिए कोस्टल एरियाज में ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाया जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन में यूरेनियम यानी न्यूक्लियर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है यूरेनियम, वो न्यूक्लियर सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जब डीके होता है, जब कोई नया एलिमेंट बनता है, तो वहां क्या होता है, रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, और वो रेडिएशंस जो है रिएक्टर के बाहर भी आ जाते हैं। तो उन रेडिएशंस को रोकने के लिए क्या करते हैं, रिएक्टर के चारों तरफ दीवार बना देते हैं, कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में रेडिएशन वहां से बाहर आ जाते हैं, और ये सर्वे में पाया गया है कि वहां के जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से उनको फाइनली कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लास्ट में रिटायरमेंट के रूप में सहना पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियां उनको हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जब रेडिएशंस को हम जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे वो हमारे शरीर के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये था चेन न्यूक्लियर रिएक्टर के डिफरेंट पार्ट्स। यदि मैं न्यूक्लियर रिएक्टर के सीमेटिक डायग्राम की बात करूं, तो एक कोर हिस्सा होता है, एकदम अंदर का जो पार्ट होता है रिएक्टर का, उसे हम कोर कहते हैं। ये कोर है, ठीक है। और इसी में कैडमियम रॉड्स होती हैं। यहाँ पर ये कैडमियम रॉड्स जो कि कंट्रोल करने का काम करती हैं चेन रिएक्शन को, ये कैडमियम रॉड्स होती हैं यहाँ पर। इस तरीके से ये कैडमियम रॉड्स होती हैं, और ये कैडमियम रॉड्स इस चेन रिएक्शन को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। चेन रिएक्शन को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। और इस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी लगा दिया जाता है, और इसके चारों तरफ ये बाउंड्री कर दी जाती है। इस तरीके से बाउंड्री कर दी जाती है, कंक्रीट की दीवारें बना दी जाती हैं, ठीक है। और ये जो है ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर है कि कोई भी रेडिएशन आए तो यहीं के यहीं रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर है, और ये जो है कैडमियम रॉड्स हैं जो कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती हैं। जितनी ज़्यादा अंदर जाएंगे स्पीड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा ये बाहर होंगे स्पीड उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इनको बाहर से मेंटेन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर एक एक्सचेंजर लगा रहता है। एक्सचेंजर में टरबाइन स्टीम स्टीम बनती है, जो भी स्टीम बनती है उसको कंडेंसेटर की हेल्प से कंडेंस किया जाता है, वाटर जो भी आता है। इस तरीके से ये आप कह सकते हो कि स्टीम एक्सचेंजर है, ये स्टीम एक्सचेंजर है, स्टीम एक्सचेंजर। और यहाँ से तो वाटर वाटर फ्रॉम कंडेंसर जाता है, वाटर फ्रॉम कंडेंसर, कंडेंसर का वाटर इस हीट एक्सचेंजर के अंदर जाता है। ये हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर या स्टीम जनरेटर आप कह सकते हो। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, या फिर आप कह सकते हो स्टीम जनरेटर, स्टीम जनरेटर इसको नाम दे सकते हो। और यहाँ से देखिए कंडेंसर से वाटर आएगा, वाटर को ये गर्म करेगा, और वाटर गर्म करके क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। और जो स्टीम बनेगी वो कहाँ चले जाएगी, ये जो भी स्टीम बनी ये स्टीम टरबाइन को चली जाएगी, टू टरबाइन, ठीक है। और टरबाइन के ब्लेड्स पर जब ये स्टीम गिरेगी तो टरबाइन के ब्लेड्स घूमने लगेंगे, और उससे जुड़ा हुआ कौन होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है आपका आर्मेचर, और उस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये बात आप जान गए होंगे। ये मैंने आपको सीमेटिक व्यू दिखाया इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का। लेकिन यदि आप वैसा व्यू देखें न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो उस केस में यदि आप वैसा व्यू देखना चाहते हैं तो देखिए ये वैसा वाला व्यू है जो कि रिएक्टर का व्यू है। देखिए आप, ये कोर पार्ट है, इस कोर पार्ट में ये देखिए ये फ्यूल रॉड्स है, इसमें यूरेनियम फिल करके रखा जाता है, इसमें यूरेनियम फिल करके रखा जाता है। और ये मॉडरेटर इसके अंदर भरा हुआ है, मॉडरेटर, और ये कोर पार्ट कहलाता है। और इसके चारों तरफ ये कंटिन्यूसली पानी का फ्लो किया जाता है कूलेंट के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और ये कैडमियम रॉड्स हैं, ये जितनी ज़्यादा अंदर होंगी रिएक्शन उतना ही ज़्यादा जो है स्पीड का होगा, कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो इन कैडमियम रॉड्स को कंट्रोलर की तरह यूज किया जाता है। और ये कंक्रीट की दीवारें हैं
जो कि रेडिएशंस को बाहर आने से रोकती है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में रेडिएशन आ जाता है। अब देखिए इधर से पानी गर्म होकर के कूलेंट के ये गर्म पानी इधर आया, स्टीम बनी, स्टीम से जो स्टीम है वो टरबाइन को गया, टरबाइन से जो भी जनरेशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का वो जनरेटर को चला जाएगा, जनरेटर जो है किसी फारतेस्ट डेस्टिनेशन पर पावर हाउस में उसको भेजेगा। और जो भी पानी यहाँ पर गर्म पानी बचा वो भी कंडेंसर की हेल्प से, कंडेंसर स्टीम को क्या करेगा, वापस जो भी पानी है इसको हीट एक्सचेंजर को भेजेगा। हीट एक्सचेंजर इस तरीके से पानी, ये जो गर्म पानी है ये आउटलेट के रूप में बाहर जाता रहेगा, जिससे कि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो पाए। और जो फ्रेश वाटर है, समुद्र का पानी है, वो इनलेट के रूप में यहाँ से आता रहेगा और इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता रहेगा। तो एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आप ये सीमेटिक डायग्राम आप बना के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है क्या, एटॉमिक पाइल या न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके बाद में यदि हम इसकी वर्किंग की बात करें तो जब फ्यूजन स्टार्ट होता है, जब फ्यूजन स्टार्ट होता है इसके अंदर फ्यूजन स्टार्ट होता है तो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है उनको स्लो डाउन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पानी या D2O भारी पानी, D2O हैवी वाटर जिसको आप कहते हो, है ना, हैवी वाटर या ग्रेफाइट या वाटर की हेल्प से जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उनको स्लो डाउन किया जाता है। और स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स के द्वारा जो है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवाई जाती है। और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये कैडमियम रॉड्स भी लगाई गई है, ये कैडमियम रॉड्स हैं, कैडमियम रॉड्स जो कि कंट्रोल रॉड्स कहलाती हैं। ये कैडमियम रॉड्स मैंने आपको जैसे बताया कि जितनी अंदर होंगी स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा रिएक्शन का, जितनी बाहर होंगी उतना ही कम स्पीड यहाँ पर मेंटेन होगा। और जो कूलेंट है वो कूलेंट जैसे यहाँ से आ रहा है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। कोस्टल एरियाज में इसीलिए बनाया जाता है कि फ्रेश वाटर इनको मिलता रहे और जो भी गर्म पानी है वो बाहर जाता रहे। और जो स्टीम बन रही है, स्टीम जो है टरबाइन को जाएगी, टरबाइन को घुमाएगी और उस तरीके से जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में भी जो है क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, अभी तक हमने फ्यूजन पढ़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर के क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो जब हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर के लाइटर न्यूक्लियाई बना रहा था तो वो फ्यूजन था। फ्यूजन का मतलब टूटना और फ्यूजन का मतलब है मिलना। तो इसमें लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर के फ्यूज टूगेदर मतलब एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे ये 1H2 है वैसे ही +1H2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये लीजिए अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा, ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता रहता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता रहता है, ये आप जानते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोटॉन मिलकर के, बहुत सारे प्रोटॉन मिलकर के इस तरीके से अल्फा पार्टिकल बनाएंगे। अल्फा पार्टिकल बनाया फ्यूज होकर के, और यहाँ पर 2 पॉजिट्रॉन भी निकल जाते हैं, पॉजिट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रिनो निकलते हैं, 2 न्यूट्रिनो निकलते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और मैं आपको बताऊं कि जो फ्यूजन है इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ये ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू फ्यूजन। फ्यूजन के कंपैरिजन में फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है यहाँ पर, तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है देन एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन। तो ये बात हुई न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये सारा डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।